Good evening, friends. Welcome to the YouTube channel of mbsbaba.com. So, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्लास नंबर 17. हम लोग क्लास नंबर 17 पर आ गए हैं और आज का जो टॉपिक है स्कीमिंग, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम. देखो ये बहुत ही अच्छा आज का वीडियो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आपको आज ये पता चल जाएगा कि आरबीआई जो है पैसे किस बेसिस पे छापती है. क्यों इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आरबीआई के पास अगर आरबीआई को ही करेंसी छापनी है, आरबीआई को ही अगर नोट्स निकालने हैं, कॉइन्स निकालने हैं तो आरबीआई छाप दे और सारे लोगों की गरीबी को दूर कर दे. लेकिन ऐसा क्यों नहीं करती है आरबीआई? ऐसा गवर्नमेंट क्यों नहीं अलाउ करती है कि इतना पैसा छाप दो कि किसी को कोई गरीबी ना रहे? ठीक है, तो इस चीज़ का आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए. बहुत छोटा सा वीडियो है, इससे आपको आज ये क्लियर हो जाएगा कि पैसे किस बेसिस पे छपते हैं, बनते हैं इंडिया में. ठीक है, तो क्लास नंबर 17. उससे पहले एक टॉपिक देखेंगे हम लोग स्कीमिंग और फिर देख लेंगे ये रिजर्व सिस्टम. रिजर्व सिस्टम के ही द्वारा जो है इंडिया में आरबीआई डिसाइड करता है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि पैसे कितने छपने हैं. ठीक है, चलिए. स्कीमिंग क्या है? देखो स्कीमिंग बस एक तरीका है. स्कीमिंग को अगर देखा जाए, स्कीमिंग इज रीडिंग टेक्निक दैट कैन हेल्प यू टू रीड मोर क्विकली एंड डिसाइड इफ द टेक्स्ट इज इंटरेस्टिंग और वेदर यू शुड रीड इट इन मोर डिटेल. आपको अचानक से कोई एक अगर इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ. एक विजुअल आपको दिखता है, अचानक से एक आपको वीडियो दिखाई देता है, उस वीडियो में कुछ ऐसे लगा हुआ है. ठीक है, तो स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप उस वीडियो के लिखे हुए टेक्स्ट को आप रीड कर सको, उसको डिकोड कर सको. ठीक है, ये एक स्कीमिंग टेक्निक है. इसका एक दूसरा एग्जांपल है, अभी आप लोग देखते हो कि कभी भी कोई भी ब्राउज़र खोलते हो तो उसमें बोलता है कि आई एम नॉट ए ह्यूमन, आई एम ए ह्यूमन, आई एम नॉट अ रोबोट, ऐसे करके आता है. कैप्चा डालने के लिए आप जब इस पर क्लिक करते हो तो कुछ डिफरेंट कोड्स आते हैं लिखने के लिए. ऐसे कोड, MGRH कोड, ऐसे करके कोड लिखा रहता है. उस कोड को इमीडिएट, और उस कोड में कुछ ऐसे लाइन पड़े रहते हैं, उस कोड को इमीडिएटली रीड करके आपको फिर नीचे टाइप करना होता है. ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं जो आपको टाइप करना होता है, ये सब चीज़ें जो इमीडिएट रीडिंग का जो कंसेप्ट है उसको स्कीमिंग बोलते हैं. ठीक है, इमीडिएट रीडिंग या इमीडिएट डिकोडिंग. ओके, स्कीमिंग इज इमीडिएट रीडिंग या इमीडिएट डिकोडिंग. ठीक है, so skimming is a fast reading or technique. Use it to obtain the gist of the piece of the text, that is quickly identify the main idea of the text. इसको देखने के बाद अचानक से टेक्स्ट मिल जाता है. ठीक है, ये स्कीमिंग एक टेक्निक है. स्कीमिंग टेक्निक का गलत यूज कैसे हुआ बैंकिंग के सेक्टर में, ये समझना बहुत ज़रूरी है. देखो बीच में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रहा था स्कीमिंग मशीन्स के बारे में कि स्कीमिंग इज द स्टीलिंग क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर्स विद अ डिवाइस दैट रीड एंड द डिकोड इन्फॉर्मेशन. होता क्या था कि यहाँ पे जो भी एक वो रहता था, आपका जो ATM मशीन में जो आपके यहाँ पे एक डिवाइस रहता था. ठीक है, स्कीम ये यहाँ पे आप अपने कार्ड को डालते हो. ध्यान से देखना इस फोटो को. यहाँ पे अपने कार्ड को डालते थे. क्या करते थे जो हैकर्स थे या जो कि जिनके मिसचिवियस एक्टिविटीज़ के इंटेंशंस होते हैं, वो यहाँ पे एक डुप्लीकेट स्कीमिंग डिवाइस लगा देते हैं. ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे ओरिजिनल है और ये यहाँ पे डुप्लीकेट है. ठीक है, इस डुप्लीकेट स्कीमिंग डिवाइस को इसको ऊपर ओवरलैप कर दिया. जब आप आते हो तो आपको समझ में आता है कि आपको यहाँ पे कार्ड इंसर्ट करना है. ठीक है, आपने यहाँ पे कार्ड इंसर्ट कर दिया. कार्ड इंसर्ट करने के बाद से ये क्या हुआ, इमीडिएटली जो आपको जो स्कीमिंग डिवाइस है, डुप्लीकेट स्कीमिंग डिवाइस है, वो आपकी चीज़ों को रीड कर लिया. आपके मैग्नेटिक टेप जो पीछे कार्ड के पीछे जो मैग्नेटिक टेप लगा है उसको तुरंत डिकोड कर लिया. ठीक है, और उसको फिर घर पे जाकर उसने अपने लैपटॉप में लगा लिया. फिर बात आती है कि पासवर्ड का क्या है. पासवर्ड जो है, यहाँ पे आपके जो कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पे कैमरा जो लगा हुआ है या ऊपर कहीं जो कैमरा लगा हुआ है इस रूम को पूरा ऑब्जर्व करने के लिए, वहाँ से आपके जो पासवर्ड जो कैप्चर्स होते हैं ये लगाने लगे. इसीलिए अगर अभी याद हो, जब ये स्कीमिंग की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी तो यहाँ पे अब एक तरीके का एक फ्लैप लगा रहता है. आप यहाँ पे अपने फिंगर को इंसर्ट करके आप अपने नंबर प्रेस करते हो कि कम से कम वो ऊपर के कैमरा से ना दिखे पासवर्ड. अगर आपकी क्या कहते हैं, कार्ड की अगर स्कीमिंग हो जाती है, अगर आपकी कार्ड की कॉपी भी हो जाती है तो एटलीस्ट आपका पासवर्ड आपको सेव कर सके. सो दिस इज द 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन. मैंने एक वीडियो में बताया भी था, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है क्योंकि आपको कार्ड भी डालना है और कार्ड के साथ आपको पिन भी डालना है. तो अगर कोई भी एक चीज़ कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो एटलीस्ट आपके पास दूसरी चीज़ आपको बचा सके. तो ये एक बैंकिंग में नया तक लगेगा. दूसरा यहाँ पे उन्होंने फ्लैप लगा दिया तो कम से कम ये रीड नहीं कर रहा. और स्कीमिंग डिवाइस को भी रीड करने के लिए बैंक इसके बहुत ज़्यादा इस पर काम कर रही है. स्कीमिंग डिवाइस रीड कर लेती है कौन सी मशीन में स्कीमिंग लगा है, कौन सी मशीन में स्कीमिंग नहीं लगा है. ठीक है, तो इमीडिएटली उसको चेक करती रहती है बैंक. ठीक है, तो बहुत ही एश्योर रहे. अगर किसी भी आप लोग कहीं भी ATM जाते हैं और यहाँ फ्लैप नहीं लगा हुआ है तो एटलीस्ट अपने लेफ्ट हैंड से हैंड को कवर करके राइट हैंड से आप जो है
पिन डालें। ठीक है, चलिए ये तो स्कीमिंग मशीन था, लेकिन स्कीमिंग मशीन आज का टॉपिक नहीं था इंपॉर्टेंट। आज का टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम ऑफ द नोट इशू। क्या प्रॉब्लम है नोट को इशू करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई को क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं वो क्या करती कि जितने भी इस कंट्री में जितने भी पैसे की ज़रूरत है बस आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे नोट को छापते जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो सिस्टम आया था वो प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम ऑफ द नोट इशू आया था। ये जो स्कीम जो है ये 1956 तक इंडिया में रहा, 1956 में रहा। बाद में इस प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम को हटा के मिनिमम रिजर्व सिस्टम के में लाया गया, ट्रांसफर हुआ। क्यों लाया गया, क्या था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, ये देखते हैं। देखो, इन प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम सर्टेन प्रोपोर्शन और द परसेंटेज ऑफ द रिजर्व्स हैज़ टू बी मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ द प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड। ठीक है, the remaining part of the reserves is to be kept in the specific assets such as the government securities and the commercial bills. Such a balance is maintained to give you the banking support to the total volume of the currency note issued by the apex central bank of the nation. ठीक, ये तो मैंने पढ़ दिया इसको रीडिंग का, अब इसको समझने की जरूरत है। समझना इसमें यह है कि ये तो पहले आप ये जानो कि बैंक के मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस ने ये जो पूरी करेंसी का सर्कुलेशन और सारा कुछ जो है आरबीआई को कंट्रोल दिया हुआ है। आरबीआई के प्रेसेस में नोट बनते हैं, नोट छपते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी 2 यूनिट्स हैं, वहाँ पे भी नोट छपता है। ठीक है, ये सारा कहाँ पे कितना यूनिट है, ये हम लोग बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के पहले या दूसरे वीडियो में पूरा कवर किए हैं, आप लोग उसको वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो आरबीआई के पास पूरा इशू है, कर सकता है, कितना इशू कर सकता है, क्या सर्कुलेशन कर सकता है, ये सब कुछ आरबीआई के पास कंट्रोल है। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आरबीआई को ये ऑर्डर नहीं दे सकती कि पूरे नोट छाप दो, इस पूरे इंडिया कंट्री से जो है आप जो पुअर का जो कंसेप्ट है वो हटा दो, एलिमिनेट कर दो पूरी? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एक बैंकिंग सिस्टम होता है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास जितनी गोल्ड है, जितना आप गोल्ड रिजर्व रखे हो, ठीक है, उतनी ही इक्विवेलेंट अमाउंट का आप नोट छाप सकते हो, उतनी ही एक नोट का इक्विवेलेंट अमाउंट का आप नोट छाप सकते हो। ठीक है, ये फिक्स है। क्यों? इसका पीछे का जो कारण है वो मैं आपको मिनिमम रिजर्व सिस्टम में बताऊंगा कि क्यों ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको आगे चले देखते हैं। तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द नोट इशू शुड बी बैक्ड बाय द गोल्ड रिजर्व। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द नोट इशूड शुड बी कवर्ड बाय द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो कुछ गोल्ड और कुछ जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कुछ गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करो। ओके, तो हम लोग कहाँ थे? तो गोल्ड और क्या कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैकअप में रखना पड़ता है। ठीक है, दिस सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय इन जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में ये सिस्टम आया प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम का, और उसको बाद में कनाडा, यूएसए, इंडिया सब ने इसको अडॉप्ट किया। लेटर वाज अडॉप्टेड इन यूएसए। तो ये जो रेंज है कि 40 क्या कहते हैं 25 से 40% तक क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं गोल्ड अपने पास रखना है, और उतना ही जितना क्या कहते हैं बचेगा जो भी यहाँ पर 75% से 60% तक आपको गवर्नमेंट बॉन्ड रखना है। तो ये रेंज डिसाइड किया गया था। ये अलग अलग कंट्री अलग अलग रखती है। इंडिया ने 40% का गोल्ड और 60% का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज स्टार्ट किया था। तो सिस्टम स्टार्ट किया था इंडिया ने 1935 में, लेकिन 1956 में इस सिस्टम को इंडिया ने अबोलिश किया, और अब इंडिया जो मूव कर गई वो मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे कर गई। ये प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम था, फिर मिनिमम रिजर्व सिस्टम पे आ गए। तो दिस सिस्टम हैज़ द एडवांटेज ऑफ द इलास्टिसिटी। ठीक है, इस सिस्टम के एडवांटेज क्या थी कि इलास्टिसिटी था, मतलब आप इसमें क्या कहते हैं 40% तक आराम से गोल्ड रख के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख के आप अपने नोट को छाप सकते थे। द सप्लाई ऑफ मनी कैन बी इंक्रीज ईजिली टू द मीट द डिमांड्स ऑफ द कंट्री। सप्लाई ऑफ द मनी, अगर आपको अपने गोल्ड रख लेने हैं तो आप गोल्ड जितना बढ़ा लोगे क्या कहते हैं उसके बाद से आप उतने नोट छाप लो। लेकिन उसका फिक्स रेंज था कि 40% और जो भी 75% का जो रेंज था, जितना गोल्ड रखोगे उतना पैसे छाप सको आप। ठीक है, द सिस्टम प्रोवाइड्स द एडुकेट सिक्योरिटी एज सर्टेन परसेंटेज ऑफ द नोट इशूड इज कवर्ड इन द गोल्ड, सो इट क्रिएट द कॉन्फिडेंस ऑफ द गोल्ड। तो ये क्या कहते हैं जो भी सर्टेन परसेंटेज को नोट इशू करोगे उसका आप गोल्ड रखे हुए हो तो एक कॉन्फिडेंस रहता है पब्लिक को कि उसका पैसा जो है डूब नहीं रहा है। ठीक है, अब ठीक है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, लेकिन इसके पहले जो मैंने आपको यहाँ पे एक बात यहाँ पे होल्ड कराया था कि गोल्ड कितना अमाउंट में कर सकते हैं क्या नहीं कर सकता, इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 3 मिनट का। इस चीज़ को ध्यान रखो। देखो नोट है क्या, नोट क्या है?
जब मैं करेंसी नोट या बैंक नोट की बात करता हूँ तो नोट है क्या? नोट एक लीगल टेंडर है। नोट एक लीगल टेंडर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके थ्रू प्रॉमिस करती है कि आपको ये पैसे दिए जाएंगे, आपको ये पैसे दिए जाएंगे। अगर ये 100 रुपीज़ का नोट है तो इसका मतलब ये कि लीगल टेंडर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रॉमिस करती है कि आपको ये 100 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो जब ये प्रॉमिस, जब ये वादा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, देखा था ना आप लोगों ने जो 8 नवंबर 2016 में मोदी जी ने इस टेंडर को, लीगल टेंडर को इलीगल टेंडर बोल दिया था कि अब जो 500 और 1000 के इलीगल टेंडर होंगे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि अब गवर्नमेंट आपसे प्रॉमिस करती है, प्रॉमिस नहीं करती किसी भी तरीके का, क्योंकि अब वो इलीगल टेंडर हो गया कि आपको वो पैसे देने हैं वापस। तो नोट का एक सिंपल डेफिनेशन यही है कि इट्स लीगल टेंडर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच प्रॉमिस कि दैट दिस दे विल गिव यू दिस मनी, ठीक है। तो अब यहाँ सोचो, अगर अब यहाँ पे क्या होता है कि आपसे गवर्नमेंट ने प्रॉमिस कर लिया, तो गवर्नमेंट ने जब प्रॉमिस किया तो उसकी हर प्रॉमिस के साथ उसको उसने फ़ंड रिजर्व रखने हैं, हर प्रॉमिस के साथ उसको फ़ंड रिजर्व करना है। इसको दूसरे टर्म में अगर समझो तो इस तरह यहाँ पे समझो कि गवर्नमेंट के एक जो भी नोट छापता है, गवर्नमेंट जो भी एक नोट छापता है वो गवर्नमेंट की एक लायबिलिटी होती है। क्यों लायबिलिटी होती है? क्योंकि उसको ये पैसे देने होते हैं कस्टमर को, और गवर्नमेंट जैसे ही फिर उस नोट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास एक गोल्ड रखता है, कॉइन्स के फॉर्म में या सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में या गोल्ड बेलियंस के फॉर्म में, गोल्ड के टिक्की के फॉर्म में, तो वो जो गवर्नमेंट की होती है एसेट्स होती है। तो फिनेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिनेंस का जो आप लोग जानने जा रहे हो, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो डबल मेथड ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, डबल मेथड ट्रांजेक्शन बोलते हैं, उसका सिंपल कंसेप्ट ये है कि एसेट आपकी लायबिलिटीज़ के बराबर हो जाए तो आप कभी भी लॉस में नहीं हो, नेट लॉस में नहीं हो। आपने यानी कि हर नोट के साथ आपकी एक लायबिलिटी बढ़ी, हर नोट के साथ आपकी एक लायबिलिटी बढ़ी, और हर एक गोल्ड कॉइन जब आप डिपॉजिट करते हो तो आपका एक एसेट बढ़ा, आपका एक एसेट बढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई जितने भी नोट को छापती है उसको, उस नोट को देने के उसके पास उसका बैकअप है, बैकअप है। कल को ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे नोट छाप के 500 1000 2000 का नोट छाप के, और कल को ये नहीं बोल सकती कि यार हम आपको ये पैसे नहीं दे सकते, मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि जितने भी वो नोट छापेगी उसका वो बैकअप तैयार करेगी। तो देखो, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट था। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में क्या था? प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम में कि आप पहले गोल्ड रख लो और उसके इक्विवेलेंट अमाउंट को छाप दो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या है कि आप अगर नोट छापते जाओ और उसकी एसेट्स को बढ़ाते जाओ, आप लायबिलिटी को देते जाओ और एसेट्स को बढ़ाते जाओ, तो अल्टीमेटली जो फिगर होगा वो नेट लॉस का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है। तो अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम को बढ़ा के 200 करोड़ की मिनिमम रिजर्व सिस्टम की गई। इसका जो ब्रेकअप है वो 115 करोड़ का गोल्ड के फॉर्म में रहेगा, जो रिमेनिंग 85 करोड़ हैं उसका आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या तो फॉरेन एक्सचेंज में रहेगा, ठीक है। अब क्या है, ये मिनिमम 200 करोड़ हो गया अगर, लेकिन देखो एक चीज़ यहाँ समझना ये बहुत ज़रूरी है। ये जो कंसेप्ट है मिनिमम रिजर्व सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। इस पे बेस्ड होकर नोट छापना इंडिया में पॉसिबल नहीं है, ये कहीं भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने इतना बोल दिया 200 करोड़ है और 200 नहीं है, इसके नहीं है। लेकिन आरबीआई जो है, ये पूरी जो है आरबीआई इस तरह रेगुलेट करती है कि मार्केट में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन लाना है, तो मार्केट में नोट इंजेक्ट कर देती है, ठीक है, पैसे को इंजेक्ट कर देती है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करती है। और जैसे ही मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, वहाँ से मार्केट से पैसे निकाल लेती है। ये तो एक पहला तरीका हो गया जो नोट को छापने के लिए। क्या डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से। कंसेप्ट यही है कि उसको उतने फिर जैसे भी जितना भी छापेगा उसको अपने उसके लिए गोल्ड रख लेना है। वो कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो आप लोग, ठीक है ना, कोई भी पूछे तो। लेकिन दूसरा, जो भी फटे हुए नोट होते हैं, जो भी ओल्ड नोट्स होते हैं, डैमेज नोट होते हैं, उसका रिसर्कुलेशन, उसका रिप्लेसमेंट के तौर पे उतने अमाउंट और छापती है, रिप्लेसमेंट के तौर पे, ठीक है, उसके छापती है। तो ये दो तरीके हैं जिससे डिसाइड करती है कि कितना छापना है और कितने आगे नोट को इंजेक्ट करने हैं, ठीक है, सर्कुलेट करना है। सिर्फ नोट इशू नहीं करना, नोट को सर्कुलेट भी करना है। तो ये दो तरीका है जिसपे आरबीआई डिसाइड करती है। लेकिन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, लेकिन वो नोट उतनी ही छाप सकती है जितना वो बैकअप रेडी कर ले, जितनी वो अपनी एसेट्स बना ले, ठीक है। बिना एसेट्स के लायबिलिटी को नहीं इशू करेगी आरबीआई, ठीक है।
फिर एक्सेसिव नोट इशूड ब्रिंग द इन्फ्लेशन, मैंने आपको बताया ज़्यादा नोट छाप दोगे तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, आरबीआई तुरंत यहाँ पे कंट्रोल कर लेगी। और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी, जैसे ही ज़्यादा नोट आ जाएगा तो वैल्यू ऑफ करेंसी घट जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने से हमेशा वैल्यू की डिक्रीज करती है। इन्फ्लेशन पे भी एक हम लोगों ने वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखना, वो बहुत अच्छा वीडियो है, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू कीप द गोल्ड एंड द फॉरेन सिक्योरिटीज अगेंस्ट द इशू ऑफ द करेंसी नोट्स। अंडर द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम द अमाउंट ऑफ द गोल्ड एंड द फॉरेन सिक्योरिटी बी एस ए फिक्स प्रोपोर्शन बिटवीन 25 to 40, ये आपको बता चुका गया है, ठीक है। 25 से 40% के आसपास आपको क्या कहते हैं गोल्ड और वो रखने हैं, फॉरेन करेंसीज रखने हैं। और रिमेनिंग अमाउंट अगर 25 है तो 75 और 40 है तो 60%, इतना आपको जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड रखने हैं। प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम की बात कर रहा है ये, ठीक है। अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑन द अदर हैंड ए मिनिमम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गोल्ड एंड द फॉरेन करेंसी सिक्योरिटी इज केप्ट अगेंस्ट द नोट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक, दैट इज फिक्स्ड अमाउंट इज 200 करोड़, ठीक है। तो अब आपके पास कभी भी इस तरह के सवाल आएंगे कि भाई आरबीआई ने पैसा इतना क्यों नहीं छाप देती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों इस गरीबी को दूर नहीं कर देती, क्यों नहीं वो इतने पैसे बना देती है कि जिससे पूरी गरीबी मिट जाए। उसके पीछे आप याद रखना कि गवर्नमेंट कोई भी चीज़ आपसे एग्री नहीं कर सकती, कोई भी लीगल टेंडर आपको नहीं दे सकती, कोई भी प्रॉमिस आपसे नहीं कर सकती अगर उसके पास उसके बैकअप नहीं है तो, ठीक है। और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखना है, नोट रिप्लेसमेंट को भी देखना है, ये सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए बैंक जो है पैसे छापती है, ठीक है। अब जो हम लोग के लास्ट के जो 3 वीडियोस बचे हैं कैमल्स रेटिंग्स, उसको हम लोग 19 जुलाई को देखेंगे, फिर 21 जुलाई और 23 जुलाई, ये 3 वीडियो करने के बाद से जितने भी डॉट्स बिखरे हुए हैं उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे एक वीडियो में, और उसके बाद से हम लोग क्विज करेंगे। तो कीप प्रिपेयरिंग वेल, थैंक यू।